दुनिया में सबसे ताकतवर मिलिट्री कौन सी है? ये सवाल सिर्फ टैंक, फाइटर जेट या परमाणु बम देखकर तय नहीं होता, और जो लोग सिर्फ ये गिनती करके रैंकिंग बना देते हैं, वो आधा सच दिखाते हैं। क्योंकि असली ताकत कई चीजों से बनती है, जैसे देश की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, ग्लोबल बेस, इंटेलिजेंस नेटवर्क, साइबर पावर, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और सबसे अहम युद्ध लड़ने की क्षमता। तो अब हम बिना भावुक हुए, बिना फालतू देशभक्ति ठोके, एक एक करके पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले आता है अमेरिका। अमेरिका की मिलिट्री को नंबर 1 इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उसके पास ज्यादा बम है, बल्कि इसलिए क्योंकि अमेरिका अकेला ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। अमेरिका के पास सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है, दुनिया भर में सैकड़ों मिलिट्री बेस है। मतलब अमेरिका अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन पर हमला कर सकता है। इसके प्रो साफ है: ग्लोबल पहुंच, हाई लेवल टेक्नोलॉजी, एडवांस सैटेलाइट सिस्टम, मजबूत नेवी और एयर फोर्स। लेकिन कॉन्स भी है। अमेरिका की मिलिट्री बहुत महंगी है, हर युद्ध उसे आर्थिक नुकसान देता है, और लंबे समय तक युद्ध लड़ने में उसका पब्लिक सपोर्ट टूटने लगता है। अब आते हैं रूस पर। रूस की ताकत अलग तरह की है। रूस के पास अमेरिका जैसी ग्लोबल बेस पावर नहीं है, लेकिन रूस की सबसे बड़ी ताकत है उसका भारी हथियारों का जखीरा, मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल। रूस की आर्मी ठंडे इलाकों में लड़ने की एक्सपर्ट है, और उसकी मिलिट्री इंडस्ट्री अपने दम पर हथियार बनाती है। प्रोज में आता है हार्ड आर्मी, सस्ता लेकिन खतरनाक हथियार, न्यूक्लियर डिफेंस। लेकिन कॉन्स भी कड़वे है: कमजोर इकोनॉमी, सीमित टेक्नोलॉजी और लंबे युद्ध में सप्लाई की दिक्कत। अब चीन की बात करें तो चीन की मिलिट्री तेजी से बढ़ी है, और ये बात किसी को पसंद आए या नहीं लेकिन सच है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, मैन पावर बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल पावर बहुत मजबूत है। मतलब अगर लंबा युद्ध चला तो चीन हथियार बनाता रहेगा। लेकिन चीन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसने अब तक कोई बड़ा आधुनिक युद्ध नहीं लड़ा। उसकी मिलिट्री रियल वॉर टेस्ट में उतनी साबित नहीं हुई। प्रोज में है मजबूत इकोनॉमी, तेज प्रोडक्शन, साइबर और स्पेस कैपेबिलिटी। कॉन्स में है अनुभव की कमी, सीमित एलायंस और ओवर कॉन्फिडेंस। अब भारत की एंट्री होती है, और यहाँ लोग या तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं या फिर कम आंकते हैं। सच्चाई बीच में है। भारत की मिलिट्री बहुत बड़ी है, जमीनी युद्ध में अनुभवी है, अलग अलग मौसम और हालात में लड़ चुकी है। भारत के पास न्यूक्लियर हथियार है, मजबूत मिसाइल प्रोग्राम है, और अब धीरे धीरे नेवी और एयरफोर्स भी मजबूत हो रही है। प्रोज में है अनुभवी सेना, मजबूत डिफेंस रिसर्च, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। कॉन्स में है डिफेंस बजट की सीमा, आयात पर निर्भरता और टेक्नोलॉजी में अभी भी गैप। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक ध्यान से देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने की। अब अगले हिस्से में हम यूरोप की ताकत, नाटो की असली सच्चाई, और ये भी देखेंगे कि कागज पर ताकत और मैदान की ताकत में कितना फर्क होता है। अब बात करते हैं यूरोप की, क्योंकि लोग अक्सर मान लेते हैं कि यूरोप मतलब नाटो और नाटो मतलब अमेरिका, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। यूरोप की मिलिट्री पावर बंटी हुई है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी 3 बड़े नाम हैं। फ्रांस की मिलिट्री सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट मानी जाती है, क्योंकि फ्रांस के पास अपनी न्यूक्लियर ताकत है, मजबूत नेवी है, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में असली ऑपरेशन का अनुभव है। फ्रांस का प्रो ये है कि वो बिना अमेरिका के भी अकेले कार्रवाई कर सकता है। लेकिन कौन ये है कि उसकी इकोनॉमी और मैन पावर सीमित है, लंबे युद्ध में वो थक सकता है। ब्रिटेन की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में आगे है, इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत है, अमेरिका के साथ गहरी साझेदारी है। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रिटेन अब अकेले बड़े युद्ध की हालत में नहीं है, वो हमेशा एलायंस पर निर्भर रहता है। जर्मनी की बात करें तो कागज पर जर्मनी बहुत मजबूत लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उसकी आर्मी लंबे समय से फंड और रेडीनेस की समस्या से जूझ रही है। अब नाटो को समझो। नाटो की ताकत इसकी यूनिटी मानी जाती है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि नाटो तभी एक्शन ले सकता है जब सब देश सहमत हों। अगर अंदर मतभेद हुए तो नाटो धीमा हो जाता है। यानी नाटो शॉर्ट वॉर के लिए अच्छा है, लंबे और गंदे युद्ध के लिए नहीं। अब आते हैं मिडिल ईस्ट पर। इजराइल छोटा देश है, लेकिन मिलिट्री दिमाग से खेलता है। इजराइल का प्रो है उसकी इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और तेज फैसले। लेकिन कौन ये है कि उसका साइज छोटा है,
लंबे मल्टी फ्रंट वॉर में वो टिक नहीं पाएगा बिना सपोर्ट के। ईरान की ताकत अलग है। ईरान सीधा युद्ध कम लड़ता है, वो प्रॉक्सी वॉर खेलता है। मिलिशिया, नेटवर्क और रीजनल दबदबा। प्रो है, इलाके में पकड़ और धैर्य। कौन है? कमजोर इकोनॉमी और इंटरनेशनल दबाव। अब एशिया में वापस आए तो जापान और साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन उनकी मिलिट्री पॉलिसी डिफेंसिव है, यानी हमला करने की आजादी सीमित है। ये देश बिना अमेरिका के बड़ा कदम नहीं उठाते। अब एक जरूरी बात समझो, असली मिलिट्री ताकत वही है जो लंबे समय तक युद्ध झेल सके, अपने सैनिकों को सपोर्ट दे सके, अपनी फैक्ट्रियों से हथियार निकाल सके और जनता को साथ रख सके। इसी जगह पर कई देश फेल हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ हथियार होना काफी नहीं होता। अगर आपने ये हिस्सा भी पूरा देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी साफ और बिना घुमाव वाली एनालिसिस लाने की। अगले भाग में हम सीधा ये तोड़ेंगे कि भविष्य में कौन सा देश ऊपर जाएगा, कौन नीचे गिरेगा और क्या तीसरे विश्व युद्ध में ताकत की परिभाषा बदल जाएगी। अब सबसे जरूरी और सबसे गलत समझे जाने वाले पॉइंट पर आते हैं, भविष्य की असली ताकत। क्योंकि आज की दुनिया में मिलिट्री पावर का मतलब सिर्फ टैंक, फाइटर जेट या परमाणु बम नहीं रह गया है। असली गेम अब इकोनॉमी, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और जनता के सब्र का है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिलिट्री से ज्यादा उसकी डॉलर इकोनॉमी और हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री है। युद्ध लंबा चले तो अमेरिका प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्री और सप्लाई चेन से दुश्मन को थका देता है, लेकिन यही अमेरिका की कमजोरी भी है, क्योंकि उसकी जनता लंबे युद्ध से जल्दी थक जाती है और अंदरूनी राजनीति हर फैसले को स्लो कर देती है। रूस की ताकत है उसका सब्र। उसकी जनता ने भूख, सैंक्शन और मुश्किलें झेली है। रूस लंबे समय तक मार झेल सकता है, लेकिन रूस की कमजोरी साफ है, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इकोनॉमी से उसका कटना। चीन अब नई तरह की मिलिट्री पावर बन चुका है। चीन बिना लड़े दुश्मन को कमजोर करने में माहिर है। सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और डेटा। चीन का प्रो ये है कि वो दुनिया की फैक्ट्री है। अगर युद्ध हुआ तो दुनिया खुद दर्द में जाएगी। लेकिन चीन का कौन ये है कि उसने कभी बड़ा असली युद्ध नहीं लड़ा, उसकी आर्मी टेस्टेड नहीं है। भारत की ताकत धीरे लेकिन गहरी है। भारत का सबसे बड़ा हथियार उसकी जनसंख्या, लोकतंत्र और लंबी लड़ाई झेलने की क्षमता है। भारत का प्रो ये है कि वो किसी एक ब्लॉक का गुलाम नहीं है। लेकिन कौन ये है कि अभी भी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में गैप है। अब सबसे खतरनाक सच सुनो, भविष्य के युद्ध में जीत उसी की होगी जिसके पास तेल, गैस, बिजली, फैक्ट्रियां, खाना और जनता का भरोसा होगा। जिन देशों की इकोनॉमी कर्ज पर टिकी है वो लंबे युद्ध में टूटेंगे। जिन देशों की राजनीति कमजोर है वहां अंदर से आग लगेगी। तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ भी तो वो पुराने स्टाइल का नहीं होगा, वो धीरे धीरे इकोनॉमी, साइबर, ट्रेड और प्रॉक्सी वॉर से लड़ा जाएगा। आखिरी लाइन साफ है, सबसे पावरफुल मिलिट्री वही नहीं जो सबसे ज्यादा हथियार रखे, बल्कि वही जो सबसे लंबे समय तक खड़ा रह सके। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है ऐसे सीधे और बिना झूठ वाले एनालिसिस लाने का। अगले